अब जादव के मोहल्ले में जाएंगे तो जादव लोग कहेंगे ये तो मेरा एरिया है, इसमें कोई कुछ नहीं होगा ना। अब समझिए कि और मतलब सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन कुछ मिलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो VBI हैं और एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वो सारे क्वेश्चन VBI, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है जो आपके एग्जाम में क्लास 12 में पूछने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और जो इसके पहले वाले जो भी वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में जाकर के एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो का ध्यान से देख लीजिए। उसी में से आपको एग्जाम में 12 का आएगा। इसलिए एक भी वीडियो का क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत। ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है, इसलिए वो सभी वीडियो को, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो स्टार्ट होता है वो पॉजिटिव थॉट से। जैसी पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं, हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस एनर्जी के साथ हम लोग तैयारी करेंगे। तो देखिए, बढ़ता वही है जो बदलता है, बढ़ता वही है जो बदलता है, मंजिल तक वही पहुंचता है जो चलता है। तो हम लोग को रोज चलना है और मंजिल तक पहुंचना है। चलने का तात्पर्य यह है कि रोज हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करना है और एग्जाम तक प्रैक्टिस करना है, ताकि जो हमारी मंजिल है 100% एग्जाम में लाने का, वो पूरा हम लोग एग्जाम में लाएं। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पर, कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड के रंगों का संकेत क्या होगा? बताइए, स्मिता बताएंगी फॉर्मूला क्या होता है वर्ण कोड का संकेत? बैठिए, आप बताइए। ऐसे ही बोलिए, वाह, खाली गुड वाइफ तक। हाँ, उसके आगे कुछ नहीं है। वाइफ को रखिएगा, उसको सिल्वर नहीं पहनाइएगा, नेकलेस नहीं पहनाइएगा, तो आपकी वाइफ बेलन मार करके निकाल देगी। इसलिए बढ़िया से उसको बोलिए ताकि वाइफ भी खुश हो जाए। ध्यान से समझिएगा, हम लोग पढ़े थे ट्रिक, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बाबू, आप शादी करने के बाद जो बीबी आती है ना, उसके साथ सोना चांदी जरूरी है। इसीलिए सोना चांदी आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा नहीं। खाली चांदी बुड़बक बनिएगा। अच्छा, चलिए देखिए बाबू, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, और यहाँ पे लिखेंगे वियरिंग ना गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बबुआ, उड़ करके आ रही हैं आप लोग क्या जी? कैसे उड़ते हुए आ रही हैं? और टाइम से आया करिए। जो टाइम, एक चीज जान लीजिए, गधावा लड़की तरफ देख रहा है, बोल रहा है सुधर जा। जिधर बोलना और आता है उधर ध्यान देना चाहिए। हैं, बोलेगा उधर और देखेगा इधर, उसको बोलते हैं टेढ़ ना, बकटेढ़ बोलते हैं। जो बच्चा देखेगा उधर, बात करेगा इधर। बहुत बच्चों में हम लोग देखते हैं, लड़कियों रहेगा, ध्यान रहेगा लड़की पर, अब बात करेगा ही करेगा। अरे उल्लू कहेंगे, सुधार जा। चलिए बबुआ, ध्यान से देख लीजिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड। इसका देखिए कोड बाबू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 कलर कोड होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। और देखिए वियरिंग का तो कुछ होता नहीं है, गोल्ड का 5% होता है ना, और ये क्या होता है 10%, और इसका कुछ नहीं होता है, इसका नो कलर। ये आपको अगर याद रहेगा
तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप बना सकते हैं। कैसे? आप बोर्ड पर देखिए, जैसे आपका सोने की सहनशीलता अगर पूछ दे तो देखिए यहाँ पे जो 5% और 10% बताया जा रहा है ये सहनशीलता है। क्या है? सहनशीलता। तो सोने की सहनशीलता क्या होगा बाबू? क्या होगा? 5%। तो कहेंगे सोने की सहनशीलता है 5%। बात समझ में आया? सोने की सहनशीलता कितना होगा बाबू? 5% होगा। क्या कहेंगे? 5%। बात समझ में आया? किसी को डाउट है? यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अगर जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या होता है, क्योंकि बताने से क्या होता है कि दिमाग में हमारा ये A to Z बैठ जाता है। अगर आपके पास नॉलेज है और उस चीज को अगर आप नहीं बताते हैं, एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, तो वो चीज आपके पास कभी नहीं रहेगा। याद रखिएगा, जो ज्ञान देता है, जितना ज्ञान देता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। जितना आप लोग याद करते हैं अपने दोस्तों को सुनाइए, जबरदस्ती सुनाइए कि देखो हमने ये क्वेश्चन याद किया, ताकि उस गधे को भी याद हो जाए जो नहीं पढ़ता हो, उसे भी जबरदस्ती सुनाइए, याद करवाइए। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज लग रहा है गुस्सा ही है जी। हाँ, उधर देख रही है, पीछे देख रही है। चांदी की सहनशीलता बताइए क्या होगा? क्या होगा बाबू? देखिए, अगर आपको ट्रिक याद हो गया तो आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप बता सकते हैं। याद रखिए कितना होगा? 10%। क्या कहेंगे बाबू? 10%। याद रहेगा ना? चलिए, हाँ प्लस माइनस, वाह, हाँ प्लस माइनस। देखिए, कार्बन प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? हाँ बताइए बाबू। गलत है बबुआ, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, उसको सुधारिए। क्या होगा हम बताएंगे। और कोई बताएगा क्या इसमें? हाँ बताइए बाबू। 1 2 and 10 to the power 3 हाँ प्लस माइनस 4%। बैठिए, 10 to power 3 क्यों कहेंगे? चलिए ध्यान से समझिएगा। हाँ सही बता रहे हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट कलर का कोड, सेकेंड कलर का कोड इनटू थर्ड कलर के कोड के गुणांक, थर्ड कलर के कोड के गुणांक आप ओम प्लस माइनस फोर्थ कलर के कोड के क्या सहनशीलता यूज कर लेते हैं। क्या यूज करेंगे? सहनशीलता, चाहे वो 5% हो और चाहे वो 10%। तो हम क्या कहेंगे बाबू? R इज इक्वल टू प्रतिरोध बराबर होता है फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड ये कलर कोड बता रहा है, 10 टू पावर ये 3 जो है वो कलर कोड का गुणांक है, और प्लस माइनस ये 4% बता रहा है कि चौथे कलर की जो पट्टी है उसकी सहनशीलता बताता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? हाँ बताइए बाबू, व्हीटस्टोन सेतु। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ, 4 प्रतिरोध, एक से तथा एक मिट धारा। बैठिए, आप बताइए। एक से 4 प्रतिरोध, एक से तथा एक धारा का जोड़कर एक ऐसा विशेष प्रतिरोध तैयार किया जाता है जिसके सहायता से अगर किसी भी चालक का प्रतिरोध तैयार किया जा सकता है। इसका खुद का प्रतिरोध अलग होता है। बहुत बढ़िया, बैठिए। और कोई बताइए? हाँ बताइए। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा 4 ज्ञात प्रतिरोधों के द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध की तुलना की जाती है। बहुत बढ़िया, बैठिए। व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का एक श्रेणी होता है जिसमें एक अज्ञात प्रतिरोधों का मापन किया जाता है। यह व्यवस्था व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु से अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं ज्ञात होते हैं और एक जो होता है वो अज्ञात होता है, और इसको एक धारा मापी यंत्र से जोड़ दिया जाता है जिसे हम गैल्वेनोमीटर बोल देते हैं। तो ये एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया जाता है जिससे कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाए ना। एक सेल होता है जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, एक धारा मापी यंत्र होता है। इनको एक ऐसे व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। 4 प्रतिरोध में से कोई भी 3 प्रतिरोध ज्ञात होता है और
और एक जो होता है वो अज्ञात होता है। उस अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, मापने में करते हैं। तो क्या कहेंगे बाबू, ध्यान से समझिए, 4 प्रतिरोध एक सेल तथा धारा मापी को परस्पर जोड़कर एक विशेष परिपथ तैयार किया जाता है, जिसकी सहायता से किसी भी चालक के प्रतिरोध की प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। परिपथ की इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है व्हीटस्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं ना, जिसमें 3 ज्ञात होते हैं और 1 अज्ञात होते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु किससे आप क्या समझते हैं। कभी कभी सेतु के जगह पे पूछ देगा व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं। तो ब्रिज जो है वो इंग्लिश वर्ड है। बच्चे जो प्योर हिंदी में पढ़ते हैं वो घबरा जाते हैं, कहते हैं क्या है कि हमारे मास्टर साहब तो सेतु पढ़ाए, गलत दिया है, ब्रिज दे दिया है। अक्सर हम लोग के साथ भी हो जाता है, इसीलिए क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसका इंग्लिश वर्ड भी हम लोग लिख देते हैं कि देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज मतलब सेतु। तो कभी कभी एग्जाम में ब्रिज वर्ड भी आ जाता है, कभी कभी सेतु दे देता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र क्या होगा बाबू, हाँ, P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। हम कहेंगे क्या, P/Q इज इक्वल टू R/S। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, और जो बच्चे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं वो जितने भी इसके पहले जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट क्लास 12 का बिहार बोर्ड का जो VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो बच्चा जो एग्जाम में 12 का एग्जाम देने वाला है उन सब का बेनिफिट हो जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीटर सेतु किसे कहते हैं, बबी देवल बताइए। मीटर सेतु ऐसा उपकरण है जो अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने में किया जाता है, और ये इसका सिद्धांत सिद्धांत पर कार्य करता है। बैठिए, आप बताइए बाबू। मीटर सेतु का एक शुद्धिकृत रूप है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। मीटर सेतु क्या है, मीटर सेतु से भी हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। सिंपल जानिए, मीटर सेतु से क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये मीटर सेतु जो होता है ना बाबू, व्हीटस्टोन सेतु का यह शुद्धिकृत रूप है। मतलब ये जितना हम लोग व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोध ज्ञात करते हैं उससे भी अगर शुद्ध तरीके से अगर ज्ञात करना हो प्रतिरोध तो हम लोग मीटर सेतु यूज करते हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर जो होता है ना, अगर जाइएगा हॉस्पिटल में तो 2 टाइप के डॉक्टर मिलते हैं। एक उनका असिस्टेंट होता है, एक सीनियर डॉक्टर होते हैं। जब सीनियर डॉक्टर बढ़िया से इलाज, मतलब जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो अगर बढ़िया से इलाज नहीं कर पाते हैं तब उसको रेफर करके कहाँ भेज दिया जाता है, सीनियर डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है ताकि बढ़िया से इलाज हो। उसी तरह से जो होता है हमारा प्रतिरोध, अगर हमारा शुद्ध रूप से प्रतिरोध अगर व्हीटस्टोन सेतु से अगर नहीं निकाल पाते हैं तो हम क्या करते हैं, मीटर सेतु से शुद्ध रूप से प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा। तो मीटर सेतु क्या है, मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है, और यह व्हीटस्टोन सेतु के ही सिद्धांत पर आधारित होता है। बात समझ में आया ना। मीटर सेतु क्या होता है, यह अज्ञात प्रतिरोध को मापने का एक उपकरण है, एक यंत्र है। इसका कार्य सिद्धांत भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करने में, ज्ञात करने में ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आया, कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, कोई बताया खड़ा होकर, बताइए बाबू। धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को कम अथवा अधिक करने में प्रयुक्त किया जाता है। बहुत बढ़िया, आप बताइए। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को कम अथवा अधिक करने में प्रयुक्त किया गया उपकरण ही धारा नियंत्रक। बहुत बढ़िया, आप बताइए बाबू। ये क्या है, ऐसा उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान और कम अथवा अधिक करने में प्रयुक्त
बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, रोज याद करके आते हैं और अब बताते भी हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर याद नहीं होगा तो इस चीज़ को याद जरूर करिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए, धारा नियंत्रण नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है कि जो धारा को नियंत्रित करे। धारा को नियंत्रित करने का मतलब अगर कम है तो ज़्यादा कर देगा और ज़्यादा है तो कम कर देगा। इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक यंत्र। धारा नियंत्रक यंत्र का काम क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करना, यानी कि कम है तो ज़्यादा कर देना, ज़्यादा है तो कम कर देना। तो क्या कहेंगे बाबू? यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान को कम अथवा अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कम कब करेगा? जब ज्यादा होगा। तो ज्यादा कब करेगा? जब कम होगा। इस तरह के विद्युत उपकरण हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आया? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभव मापी किसे कहते हैं? विभव मापी किसे कहते हैं? इधर से हाँ बताइए। एक ऐसी क्रिया है जिसमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करने तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए। बहुत बढ़िया, आप बताइए विभव मापी किसे कहते हैं? विभव मापी विद्युत वाहक बल या परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने का एक उपकरण है, या मीटर से या वोल्ट मीटर की तरह भी व्यवहार करता है। बहुत बढ़िया, बैठिए। और कोई बताएं? बताइए बाबू। विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा के विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का एक उपयुक्त उपकरण है। ये एक ऐसे वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है जिसका स्वयं का प्रतिरोध अनंत है। बहुत बढ़िया, आप बताइए। विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उपस्थित विभवांतर को मापने का एक यंत्र है तथा एक वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है जिसका अपना प्रतिरोध अनंत हो। चलिए, बहुत बढ़िया है। पानी पीना है तो वहाँ से बोतल है, यहाँ पे पानी है, ले सकती हैं। वो वाला नहीं, हाँ, वो आज का नहीं, आज का नहीं, कल का है। पानी पानी होता है। आप देखिए, ये डॉक्टर है और जब पानी चढ़ाना होता है ना मतलब हॉस्पिटल में, तो वहाँ से कोई पेशेंट ही नहीं हो, ताज़ा पानी चढ़ा रही है कि बासी। वहाँ तो कहेंगे हाँ वो तो पैक है, वहाँ पर पैक है, कोई दिक्कत नहीं है, भले बासी है तो क्या हुआ। यहाँ तो ओपन है ना, डब्बा ओपन तो नहीं है। हाँ, देखिए कल का पानी है और पानी खराब नहीं होता है, ठीक है, पानी आप पी सकती हैं। हाँ तो टंग, अब भाई इतना फैशन हम कहाँ से करेंगे, यहाँ सारा व्यवस्था कर दें। चलिए, तो पानी का बोतल ले करके चला करिए ना, ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, ले लीजिए, क्योंकि हम भी लाते हैं बोतल और उसमें से थोड़ा सा हमको पीना रहता है, बाकी हाँ थोड़ा थोड़ा हम लोग पीते हैं क्योंकि चिल्लाते हैं हम लोग ज़्यादा है ना। नहीं नहीं नहीं, चलिए। है उल्लू का ऐसे ऐसे कुछ हम क्या बताएं, छोड़िए। देखिए बाबू, विभव मापी, हाँ इधर कौन बच्चा बोलना चाह रहा था, बताइए। विभव मापी बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। विभव मापी हम लोग क्या कहेंगे बाबू, देखिए ध्यान से, सारे बच्चे बताएं सही। विभव मापी किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा हम कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने का ना एक उपकरण होता है। बाबू ध्यान से सुन लीजिए, विभव मापी क्या होता है, तो कहेंगे कि किसी भी विद्युत परिपथ के विद्युत वाहक बलों को मापने में कार्य करता है, या विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने में कार्य करता है। और हम कहेंगे कि यह क्या करता है, इसकी जो
प्रतिरोध होता है ना अनंत पर, अपना इसका क्या होता है, प्रतिरोध अनंत होता है ना। लाइन अभी आ रहा है, कब से लाइट भाग गया। याद रखिएगा विभव मापी, एक लाइन में याद रखिएगा विभव मापी क्या है, तो कहेंगे विद्युत वाहक, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। क्या किया जाता है, विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी परिभाषा कर सकते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने का उपकरण है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध जो होता है हम कहेंगे अनंत होता है। ठीक है, याद रखिएगा विभव मापी कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है। हम बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत चालक के जाल के लिए किरचॉफ का संधि नियम क्या होता है। क्या होता है, समेशन आई बराबर 0। संधि नियम क्या होता है बाबू, ध्यान से बोर्ड पे देखिए। हम कहेंगे समेशन आई बराबर 0 कब होगा। देखिए जाल का नियम, मकड़ी के जाल, बाबू बचवा बोर्ड पे देख लो। देखिए ये जाल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है बबुआ, जाल का नियम ना, किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम ना, जाल का नियम, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि बाबू जितना I1 जितना I2 जितना अंदर जाता है ना, और ये I3 और ये I4, तो देखिए I1 प्लस I2 बराबर, हाँ, तो देखिए जितना अंदर विद्युत धारा प्रवेश करता है उतना ही बाहर निकलता है विद्युत धारा। अर्थात हम कहेंगे कि इन सबको जोड़ते हैं तो इनका कुल विद्युत धारा का मान 0 होता है, 0 होता है, जिसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ का जाल का नियम कह देते हैं। बात समझ में आया, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। क्या विद्युत परिपथ में के संबंध में किरचॉफ के नियमों का क्या महत्व है, कोई बताएगा महत्व, बताइए। जटिल विद्युत परिपथों में जिनमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल उपस्थित हो, में ओम का नियम लगाना कठिन हो, तो वहां पर किरचॉफ का नियम लगा के उसको फाइंड। बहुत बढ़िया, और कोई बताइए। जटिल विद्युत परिपथ जिनमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोत उपस्थित हो तथा इनमें ओम का नियम लगाना नहीं जा सकता है, तो इसमें किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, देखिए, हाँ बताइए, हाँ बताइए। हम बता जब खड़ा हो जाता है ये कौन सा तरीका है बुड़बक वाला, हाँ? पढ़ाई करिए, थोड़ा सा सीरियस बनिए, समझदार बनिए। 12th पास होने वाले हैं, बूढ़े हो गए हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कल ना होगा, 2 दिन सब्जेक्टिव 1 दिन ऑब्जेक्टिव, नहीं 2 दिन सब्जेक्टिव 1 दिन ऑब्जेक्टिव, कल ऑब्जेक्टिव होगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का क्या महत्व है। देखिए किरचॉफ का नियम कब लागू करते हैं, कहाँ लागू करते हैं, कैसे लागू करते हैं। जब यह जो परिपथ हो बहुत जटिल हो, जब जटिल हो, जटिल कब होगा, जब किसी परिपथ में चारों तरफ से पूरा एकदम क्या हो जाए कि विद्युत धारा प्रवाहित हो, विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो, तो उस समय पार्टिकुलर धारा को ज्ञात करने में हमें प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर ओम का नियम लागू करने में हमें दिक्कत होती है। तब जहाँ ओम के नियम लागू करने में दिक्कत होता है वहाँ पे किरचॉफ का नियम लागू करके हम विद्युत धारा का, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही किरचॉफ के नियम का महत्व है। तो हम क्या लिखेंगे बाबू इसमें, कहेंगे क्या, जटिल विद्युत परिपथों में जिनमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल ना उपस्थित हो और ओम के नियम को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में हम किरचॉफ के नियम लागू करके वहां पर विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है बाबू, बताइए। जब व्हीटस्टोन सेतु में सेत तथा धारा दोनों की कुंडियां बंद हो
तब उनकी भुजाओं में कोई विक्षोभ उत्पन्न हो, अर्थात उनके भुजाओं से कोई धारा प्रवाहित न हो, तब कहते हैं कि विद्युत टस्टोन सेतु। बहुत बढ़िया। और कोई बताए? जब वीटस्टोन सेतु में सेल तथा धारा मापी की कुंजियां बंद हो तब उसके भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है और वीटस्टोन सेतु का संतुलित अवस्था होता है। बहुत बढ़िया। और कोई बताए? जब वीटस्टोन सेतु में सेल तथा धारा मापी की कुंजियां बंद होती है तो उसकी भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। बहुत बढ़िया। और कोई बताए? देखिए बाबू, ध्यान से समझिएगा, ये जो व्यवस्था है ये हम ए बी सी और डी, ये व्हीटस्टोन सेतु है, एक व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ है। इसमें क्या होता है कि जब हम की को बंद कर देंगे तो इसमें धारा जो होगा प्रवाहित होने लगेगा और दोनों तरफ एक समान रूप से प्रवाहित होगा इस बैटरी के थ्रू, इस विद्युत वाहक बल के थ्रू। तो जब यह जो गैल्वेनोमीटर है विक्षोभ नहीं करेगा ना, विक्षोभ नहीं करेगा, जहां पर विक्षोभ कब करेगा, जिधर ज्यादा भारी रहेगा तब इधर ज्यादा धारा होगा, तो इधर विक्षोभ करेगा, इधर ज्यादा धारा होगा। तो जब इसका विक्षोभ क्या हो, एक जगह खड़ा हो, मतलब या फिर शून्य हो, तब उस कंडीशन में कहेंगे कि P/Q बराबर R/S, यानी कि ये दोनों जो हैं ये संतुलित अवस्था में हैं। ये क्या है, दोनों संतुलित अवस्था में हैं। तो हम इसका आंसर क्या कहेंगे बाबू, कहेंगे जब व्हीटस्टोन सेतु में सेल तथा धारा मापी दोनों कुंजियां अगर बंद हो तो धारा मापी में कोई भी क्षेप नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी क्षेप नहीं होगा, इसकी भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तो उस स्थिति में तब हम क्या कहेंगे, संतुलित है। समझ में आ रहा ना, संतुलित, दोनों तरफ जो धारा का मान है वो बराबर है, या फिर कहेंगे दोनों तरफ कोई धारा नहीं है। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों तरफ धारा बराबर हो या फिर दोनों तरफ धारा नहीं हो, तब कहेंगे कि या वो बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है बाबू, बताइए। सेतु के संतुलन अवस्था में इनके दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात तथा शेष दो प्रतिरोधों का अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q = R। बहुत बढ़िया, ध्यान से हाँ बताइए। सेतु का संतुलन अवस्था इसकी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q = R/S। देखिए चार भुजाएं होती हैं, जो व्हीटस्टोन सेतु होती है चार भुजाएं होती हैं, एक तरफ दो हैंड, एक तरफ दो हैंड। तो दोनों तरफ की जो प्रतिरोध होगा, एक तरफ की भुजाओं की दोनों प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है दूसरे तरफ के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर ना, उसे हम कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यानी कि सेतु का संतुलन अवस्था में इसकी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q = R/S। याद रखिएगा, ये जो होता है व्हीटस्टोन सेतु का हम सिद्धांत कह देते हैं कि दोनों प्रतिरोधों के अनुपात बराबर अगले दोनों प्रतिरोधों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विभव मापी की तार किस पदार्थ के बने होते हैं बाबू, किसका, यूरेका या फिर मैग्नीन। याद रखिएगा, जो विभव मापी का तार होता है वो या तो यूरेका या तो मैग्नीन का बना होता है। आखिर ये यूरेका और मैग्नीन क्या है, तो कहेंगे कि यह एक मिश्र धातु है। याद रखिएगा, विभव मापी के तार यूरेका अथवा मैग्नीन के मिश्र धातु के बने होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता होती है उच्च तथा प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो कम होता है। प्रतिरोधकता ज्यादा होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो कम होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा हो, कोई डाउट है? चलिए, अगर याद नहीं है तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, बताइए बाबू। किसी चुंबक के चारों का क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो उस तरह बल अनुसार कार्य करता है, और बल अनुसार कार्य
करता है, जिस कारण वह घूमकर उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। बहुत बढ़िया, तो किस प्रकार? हाँ बहुत बढ़िया, आप बताइए। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को ले जाने पे उस पे एक बल आघूर्ण कार्य करता है, उसके तत्पश्चात वो किसी एक निश्चित दिशा में ठहर जाता है, इससे पता चलता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र में है। बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से समझिएगा, हर चीज का एक अपना क्षेत्र होता है। हम लोग सासाराम में पढ़ा रहे हैं तो ये सासाराम का क्षेत्र है, ये ERF फिजिक्स क्लासेस का क्षेत्र है, आपका गांव का भी क्षेत्र होगा। हर चीज का एक अपना क्षेत्र होता है। विद्युत का क्षेत्र होता है, गुरुत्वीय का क्षेत्र होता है, चुंबक का क्षेत्र होता है। तो इसका क्षेत्र का मतलब यह होता है कि वहां तक के एरिया को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जिस एरिया में अगर कोई पार्टिकल आ जाए, कोई कण आ जाए, उस पर कोई बल प्रभाव करने लगे। जैसे चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर चुंबकीय सुई अगर ले जाते हैं तो उसमें चुंबकीय बल आघूर्ण कार्य करने लगे और वो अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेता है, वहां तक के क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का हम क्या कहेंगे परिभाषा, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक पर एक बल, किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर अब किसी एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है ना, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह से हम विद्युत क्षेत्र का भी परिभाषित कर सकते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र का भी परिभाषित कर सकते हैं। वहां पे चुंबक सुई की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई भी आवेश को ले जाते हैं तो उस पर क्या होता है, एक बल लगने लगता है। तो जहां पर हम किसी वस्तु के, किसी आवेश के चारों ओर अगर कोई दूसरे आवेश को ले जाते हैं, अगर बल लगने लगता है तो वहां पर कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब गुरुत्वीय की बात करते हैं तो गुरुत्व में जहां कोई वस्तु अगर रखते हैं और वो अपने अर्थ अपने और अट्रैक्ट करने लगता है तो वहां तक के क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कह देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हर क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। पटना का क्षेत्र, मुंबई का क्षेत्र, सासाराम बिहार का क्षेत्र, नहीं थोड़ा सा जानकारी आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके गांव का भी क्षेत्र पता चल जाएगा, है कि नहीं। गांव पर लोग जाते हैं तो बोलते हैं देखिए ये सब मेरा क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र का मतलब कि ये मेरा प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा है। नहीं, कुछ लोग अब जादव के मोहल्ले में जाएंगे तो जादू लोग कहेंगे ये तो मेरा एरिया है, इसमें कोई कुछ नहीं होगा ना। अब समझिए कि और मतलब सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, जहाँ जिसका ज़्यादा एरिया होता है बोलता है ये मेरा प्रभाव है कि नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे होता है, सबका एक अपना क्षेत्र है, कहने का मतलब कि वहाँ आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, बोलिए बाबू। हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। हम कहेंगे डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा क्या कहेंगे, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये क्या है बाबू, किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। किसी को डाउट है, आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो नहीं रहा है। अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ढंग से समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे, बढ़िया समझाएंगे। देखिए जितना भी हम लोग सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पे हम लोग ऑब्जेक्टिव निकाल करके दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए इसका सब्जेक्टिव देखिए और सब्जेक्टिव देखने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव पूरा देखिए तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कौन डांस कर रहा है जी, कहाँ डांस कर रहा है, बैठे बैठे डांस कर रहा है बुढ़ऊ की तरह है। वायुयान निर्वात में चुंबकीय परगम्यता का मान कितना होता है, चुंबकीय परगम्यता का मान कितना होता है। हाँ ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय परगम्यता ना, जैसे विद्युतीय वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे क्या, विद्युतीय परगम्यता नहीं पढ़ रहे थे बाबू, विद्युतशीलता पढ़ रहे थे। वहां पे विद्युतशीलता, विद्युत क्षेत्र में विद्युतशीलता की बात कर रहे थे। जैसे विद्युतशीलता की बात कर रहे थे, विद्युतशीलता का मान 8.854 इंटू 10⁻12 होता था। उसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, ये आपका निर्वात या चुंबकीय परगम्यता। और चुंबकीय परगम्यता हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा
जाएगा। जैसे यहाँ पे म्यू नॉट का मान होता है, वैसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र में एप्सिलॉन नॉट का मान पढ़े थे। कितना पढ़े थे बाबू, याद है कितना? हाँ, लग रहा है भूख लग गया है, आवाज नहीं निकल रहा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम लोग को पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, हम लोग को हमेशा आगे बढ़ना है और हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को हम लोग को रिवीजन करना है और पढ़ना है। बात समझ में आया? म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान कितना होगा बाबू, कितना होगा? हाँ, चलिए देखिए, 10 टू पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। याद रखिएगा 10 टू पावर -7। और बबुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना बताए थे? हाँ, 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायो-सेवर्ट्स के नियम का गणितीय व्यंजक क्या होता है? बायो-सेवर्ट्स, अभी बताए हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, तो डेल्टा बी इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाई ना म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर बताए थे। वही फॉर्मूला बायो-सेवर्ट्स का नियम है। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बायो-सेवर्ट्स के नियम के अनुसार ना, या बायो-सेवर्ट्स का सूत्र क्या होगा, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या कहेंगे बाबू, हम कहेंगे डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा बबुआ? हाँ, टेस्ला। और क्या कहेंगे बबुआ? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं, बताइए बाबू? बहुत बढ़िया। किस? हाँ, देखिए अपेक्षिकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता जैसे परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को जब विद्युतशीलता बता रहे थे, विद्युतशीलता का भी परिभाषा वैसी है कि किसी वायु या निर्वात में ना चुंबकशीलता तथा किसी अन्य माध्यम में चुंबकशीलता के अनुपात को अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। अर्थात म्यू आर बराबर म्यू नॉट बाई म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई म्यू कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है परिभाषा आप कैसे बोल रहे हैं, किसको म्यू नॉट और किसको म्यू बना रहे हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। याद रखिएगा, अगर हम इस तरह से कहेंगे कि किसी माध्यम की चुंबकशीलता को अगर म्यू ले लेते हैं ना, आपको डिपेंड है, म्यू नॉट भी आप ले सकते हैं। किसी को एक म्यू मानिए और दूसरे को म्यू नॉट मानिए, आप पे डिपेंड है। तो कहेंगे किसी माध्यम की चुंबकशीलता म्यू और वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को हम अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। अर्थात अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट कर सकते हैं। देखिए, हम म्यू नॉट ऊपर भी लिख सकते हैं और म्यू नीचे भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। परिभाषा आप पहले किसको बोल रहे हैं, वायु या निर्वात को बोल रहे हैं या किसी अन्य माध्यम को बोल रहे हैं, उस पर डिपेंड। और देखिए, ये दोनों का मात्रक सेम होता है, इसलिए म्यू आर यानी कि अपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है। यह क्या होता है, प्योर संख्या होता है। जब संख्या होता है तो इसकी बीमा भी नहीं होता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल जाता है। तो वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण इसके केंद्र पर क्या होता है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र याद रखिएगा, कहेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाई क्या करेंगे, A करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? या फिर हम ऐसे भी करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2A भी कर सकते हैं ना। ये इसको हम कटाएंगे 2 तो ये बन जाएगा। अगर नहीं कटाएंगे तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऑप्शन में ये दे देगा तो बच्चा घबराएगा, सर ये कहाँ से आ गया म्यू नॉट बाई आई बाई 2A। बच्चा वो रट्टा रहता ही है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है कि हम कटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसीलिए हम दोनों ऑप्शन बता दिए ताकि आपको एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर नहीं सुधरेगा बबुआ,
हाँ, सुधार जा बबुआ, सुधार जा। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लड़का जो है ना पढ़ाई कम कर रहा है और बदमाशी ज़्यादा कर रहा है। बाहर बच्चा कह रहा है सर नींद लग रहा है खूब, तो जिन बच्चों का जिम्मेवारी नाम का 1% चीज़ नहीं होगा, जिन बच्चों का ये सपना नहीं होगा कि हम एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, जिन बच्चों का ये सपना नहीं है कि हमको अच्छा नंबर लाना है, तो उसको तो नींद नहीं भी करेगा। आज जिन बच्चों का सपना होगा उसको नींद तो खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों पर जिम्मेवारी होगा ना उनको नींद कभी नहीं आएगा। जिन बच्चों का जिम्मेवारी नहीं है उसको खूब घोड़ा बेच करके सोएगा। तो सवाल ये है कि आप ये डिसीजन लगा लीजिए कि आपको नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपके दिमाग में ये है कि नहीं हमको एग्जाम में टॉप करना है, मेहनत करना है। अगर नींद आ रहा है इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ नहीं करने के बारे में सोच रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि कैसे ठेल ठाल के इंटर पास करेंगे और कहीं ठेला ठुली लगाएंगे और अंडा सब्जी बेचेंगे। ये दिमाग में होगा तो फिर तो बबुआ ना घर के रहेंगे ना घाट के, सदियों बियाह नहीं होगा, दिक्कत हो जाए। कहाँ से होगा उल्लू कहेंगे? सब कोई नौकरिए वाला खोज रहा है, सब कोई नौकरिए वाला खोज रहा है, तो कैसे हो जाएगा? नाम रख लेने से हो जाएगा। बॉबी देओल की है, बॉबी देओल है, हाँ बॉबी देओल है, आ जाएगा शादी करने के लिए। उल्लू कहेंगे सुधर जाओ। चेहरा देखा है आईना में, लाइन लगेगा देखना, कहीं झाड़ू लगाने की नौबत ना आ जाए। सोच लेना, सुधर जाओ। टाइम है, लड़की सब आगे निकल रही है। जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल करके। आज की डेट में हर डिपार्टमेंट में लड़कियां टॉप कर रही है। टॉप करने का मेन यही कारण है कि ये लोग गेम नहीं खेलती हैं, मोबाइल पे लेकर टिप टॉप नहीं करती हैं। और लड़कवा अधवा गधा जो होता है ना वो गेमे खेल रहा है सब, और उसी में बर्बाद है सब। सोच रहे हैं कि गेम खेल करके पैसा कमा लेंगे, वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। इसलिए सुधर जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बता रहे बाबू, वृत्ताकार धारवाहिक कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा? हाँ याद रखिएगा, देखिए μ0/4 इंटू 2πa² I बाई a² प्लस x² का होल पावर 3/2 है। ये होल पावर 3/2 है। कहीं कहीं आपको a के जगह पर आपको r मिल सकता है, तो घबराइएगा नहीं। a जो है वो रेडियस है। क्या है? a जो है वो रेडियस है। रेडियस को हम कहीं r भी मान सकते हैं, कहीं भी a भी मान सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, b = μ0/4 2πa² I बाई a² प्लस x² का पावर 3/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है बाबू? क्या होगा? याद रखिएगा, कहेंगे b = μ0/4 QVB sin θ/r²। याद रखिएगा QV sin θ/r²। ये गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? सूत्र है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश के कारण क्या करेंगे? b = μ0/4 QV sin θ/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम कोई बताएगा? एम्पियर का, हाँ बताइए बाबू। किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र के बाहर B वेक्टर करें के समाकलन उसमें प्रवाहित विद्युत धारा तथा चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? हाँ बताइए। किसी बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन उस परिपथ के कुल विद्युत धारा I तथा वायु निर्वात में चुंबकशीलता μ0 के गुणनफल के बराबर। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। अगर एम्पियर का परिपथीय नियम 2 नंबर में पूछता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो किसी भी बंद परिपथ के कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा I और वायु या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कहेंगे क्या? किसी बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता μ0 के गुणनफल के बराबर होता है।
कभी कभी पूछ देता है एम्पियर का परिपथीय नियम का सूत्र क्या होगा, 2 नंबर में पूछ देता है एम्पियर का परिपथीय नियम का गणितीय व्यंजक क्या होगा, तो क्या कहेंगे बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अगर बाबू ये अगर फॉर्मूला याद है ना तो ये परिभाषा आप अपने से याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए जो फिजिक्स में किसी भी भौतिक राशि का परिभाषा अगर देना हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। ये क्या है, ये बंद समाकलन है। किसी बंद परिपथ में कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I तथा वायु या निर्वात की चुंबकीय प्रगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। बात समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बाबू, सूत्र क्या होता है परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा। परिनालिका के अंदर ना अगर चुंबकीय क्षेत्र का अगर सूत्र पूछे तो कहेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन बटा में एन, या फिर कहेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन करेंगे। याद रखिएगा परिनालिका का कहे अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र या टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र अगर कहेगा तो यही होता है परिनालिका और टोराइड दोनों के बीच में। परिनालिका का उपयोग क्या होता है बबुआ, क्या करने में, विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग परिनालिका का प्रयोग करते हैं। लिख सकते हैं परिनालिका का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोराइड परिनालिका का उपयोग क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, जो टोराइड होता है या और परिनालिका होता है दोनों चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करने में ना उत्पन्न करने में काम आते हैं, और इसको हम लोग अलग अलग जगहों पर भी करते हैं, जैसे विद्युत मोटर में भी करते हैं, विद्युत जनित्र में भी करते हैं, पंखे के बाइंडिंग में भी करते हैं, ट्रांसफार्मर में भी आदि में करते हैं। याद रखिएगा ये टोराइड और परिनालिका का संयुक्त रूप होता है जो पंखा में ना या फिर ट्रांसफार्मर में या फिर हम कह सकते हैं विद्युत मोटर में इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है, क्या होता है। हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। क्या करेंगे, बिल साइन थीटा। याद रखिएगा बल बराबर चुंबकीय बल बराबर बिल साइन थीटा। बिल B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, I का मतलब होता है विद्युत धारा, L का मतलब होता है लंबाई और कोण होता है। याद रखिएगा बिल साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्या होता है, बिल साइन थीटा। चुंबकीय बल का सूत्र होता है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा, क्या कहेंगे। हाँ ध्यान से समझिएगा, F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। याद रखिएगा गतिमान जब कह देगा तो वेग आ जाएगा, वेग आ जाएगा तो हम F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा कहेंगे, या F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। डॉट कभी मत यूज करिएगा क्योंकि क्रॉस साइन थीटा F वेक्टर जो होता है वो साइन थीटा होता है ना, यानी कि वेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस यूज करते हैं। बात समझ में आया ना। चुंबकीय बल की दिशा किस नियम के द्वारा दी जाती है, एम्पियर के, हाँ किसके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। याद रखिएगा फ्लेमिंग के, हाँ चुंबकीय बल की जो दिशा होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है, बाएं हाथ के नियम द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होता है बाबू। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा याद रखिएगा mt का पावर -2 a का पावर -1 होता है। याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो समानांतर धारावाही लंबे रुजुरेखीय चालकों के बीच बल का सूत्र क्या होगा। याद रखिएगा जब दो समानांतर धारावाही लूप इस तरह से अगर हो
ध्यान से समझिए, इस तरह से धारावाही लूप इसमें प्रवाहित होता है ना। ये फर्स्ट चालक ये सेकंड चालक, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो तो ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा। तो इस कंडीशन में इस पर उत्पन्न होने वाले बल का सूत्र जो होगा वो F = μ0/4π × I1 I2/R × L और × N हो जाता है। इसमें I1 I2 दो में अलग अलग धारा प्रवाहित होता है, इसलिए दोनों समानांतर चालकों के बीच में जो बल लगेगा वो F = μ0/4π × I1 I2 जो होता है, दोनों चालकों के लिए अलग अलग करंट है। और R जो होता है, दोनों के बीच की दूरी हम अगर स्मॉल r ले लेते हैं तो ये हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच पारस्परिक बल के आधार पर धारा का एसआई मात्रक क्या होगा बबुआ? क्या कहेंगे? 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए तो कहेंगे क्या? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूर स्थित दो सीधे लंबे समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन का बल आरोपित करें। अभी जैसे कि हमने बताया कि दो चालक हैं और दोनों चालक के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए और दोनों में धारा प्रवाहित होती है। इसमें बल F1 उत्पन्न होता है, इसमें बल F2 उत्पन्न होता है, I1 धारा होती है, I2 धारा होती है। तो 1 एम्पियर परिभाषित करना हो तो कहेंगे 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात वायु या निर्वात में ना एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, ये दोनों चालक पदार्थ हैं, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर सीधे लंबे समानांतर तार में प्रवाहित होने वाली जो तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लगता है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बल लगता है, जिसे हम 1 एम्पियर कह देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है बाबू? क्या होता है? कहेंगे लॉरेंज बल का सूत्र F वेक्टर = Q × E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और ये एग्जाम में हमेशा आता है कि लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, या इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। हम जैसे आपको बताए थे कि 10 कैप्सूल आपको याद करके पर डे आना है, हो गया। चलिए एक ज़्यादा पढ़ लेते हैं कैप्सूल, क्या हर्जा करेगा? चलिए स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, कोई बताएगा? स्पेक्ट्रोमीटर, चलिए ध्यान से समझिएगा। यह इलेक्ट्रॉनों के विशिष्ट आवेश ज्ञात करने में किया जाता है, जिसे हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के विशिष्ट आवेश ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं बाबू? वाह। चलिए, आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट ना आवेश कहते हैं। आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? धनावेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। धनावेशित कण चाहे कोई भी प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो ना, अल्फा कण हो, धनावेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन ना। और कह सकते हैं जो भी धनावेशित होते हैं वो भारी कण होते हैं, तो क्या कहेंगे? यह भारी धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण आदि को अति उच्च तीव्रता प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनको त्वरित करने की एक युक्ति है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये खत्म हो गया। अब जाते जाते आपको एक पॉजिटिव थॉट बता करके जाएंगे कि जितनी कठिन राहें होंगी उतनी बड़ी मंजिल हासिल करोगे। याद रखिएगा, हम लोग को बड़ी मंजिल हासिल करना है तो राहें में बहुत कठिनाइयां आएगी, उस कठिनाइयों को पार करना है। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हम लोग इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। और इस चैनल के लिए नया व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने सारे दोस्तों के ग्रुपों में भेजिएगा ताकि वो सभी एग्जाम में वो 100% मार्क्स लाएं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।